नमस्कार, ये ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा है। इंग्लैंड, पश्चिम यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी अफ्रीका, मॉरिशस, पश्चिम एशियाई देशों और खाड़ी देशों के लिए लक्षित हिंदी सेवा के इस सोशल मीडिया कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पेश है ESD न्यूज मैगजीन। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप वीरेंद्र कौशिक से समाचार सुनिए। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के 20वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। बिहार विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती जारी। रुझानों के अनुसार एनडीए बहुमत के आंकड़े से महागठबंधन से आगे चल रहा है। 11 राज्यों की 58 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए भी मतगणना जारी। मध्य प्रदेश में 28 में से भाजपा 20 पर आगे। गुजरात में भाजपा सभी 8 सीटों पर आगे। उत्तर प्रदेश में भाजपा 7 में से 6 सीटों पर आगे चल रही है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। IPL क्रिकेट के फाइनल में दुबई में दिल्ली कैपिटल्स का सामना मुंबई इंडियंस से। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को शंघाई सहयोग संगठन SCO के 20वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन देशों के साथ भारत के मजबूत सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध हैं। उन्होंने कहा, भारत का मानना है कि संपर्क बढ़ाने के लिए ये जरूरी है कि हम एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हुए आगे बढ़ें। उन्होंने कहा, संयुक्त राष्ट्र ने अपने 75 साल पूरे किए हैं, लेकिन कई सफलताओं के बाद भी इसका मूल लक्ष्य अभी अधूरा है। महामारी की आर्थिक और सामाजिक पीड़ा से जूझ रहे विश्व की अपेक्षा है कि संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आए, जिससे ये अपने लक्ष्यों तक पहुंच सके और उन्हें पूरा कर सके। बिहार विधानसभा चुनाव और 11 राज्यों में विधानसभा की 58 सीटों के उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। बिहार में वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव के मतों की गिनती भी की जा रही है। बिहार में विधानसभा की सभी 243 सीटों के रुझान आ गए हैं। ताजा रुझान इस प्रकार हैं। एनडीए गठबंधन को अब तक 135 सीटों पर बढ़त मिल गई है। विभिन्न दलों की स्थिति इस प्रकार है। भारतीय जनता पार्टी 76, जनता दल यूनाइटेड 52, विकासशील इंसान पार्टी 5, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 1 सीट पर आगे है। महागठबंधन 98 सीटों पर आगे चल रहा है। गठबंधन में शामिल विभिन्न दलों की स्थिति इस प्रकार है। राष्ट्रीय जनता दल 61, कांग्रेस 18, वामपंथी पार्टियां 19 पर आगे हैं। शेष सीटों पर अन्य पार्टियां आगे चल रही हैं। राज्य में शांतिपूर्ण ढंग से मतगणना सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मतगणना स्थलों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सुचारू रूप से मतगणना कराने के लिए प्रत्येक केंद्र पर अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। विजय जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मतगणना केंद्रों के भीतर और बाहर निषेधाज्ञा लागू की गई है। बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए 3 चरणों में 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को वोट डाले गए थे। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 1 करोड़ से कुछ अधिक मतों की गिनती हो चुकी है और अभी बड़ी संख्या में मतों की गिनती होनी बाकी है। उप निर्वाचन आयुक्त आशीष कुंद्रा ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि मतगणना की प्रक्रिया में अब तक कोई त्रुटि नहीं पाई गई है। उप निर्वाचन आयुक्त चंद्रभूषण कुमार ने बताया कि मतगणना देर रात तक समाप्त होने की संभावना है। 2015 के विधानसभा चुनाव में 38 केंद्रों पर मतगणना हुई थी, लेकिन इस बार कोविड-19 महामारी के कारण सुरक्षित दूरी के उपायों का पालन करते हुए मतगणना 55 केंद्रों पर हो रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 28 सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी 20 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस 7 सीटों पर आगे है। मध्य प्रदेश में भाजपा 51% से अधिक वोट शेयर के साथ सबसे आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस को लगभग 40% वोट मिल रहे हैं। बसपा को लगभग 4% वोटों के साथ 1 सीट पर बढ़त मिल रही है। 2018 के विधानसभा चुनाव की तुलना में इन उपचुनावों में भाजपा को लगभग 10% अधिक वोट मिलते दिख रहे हैं। गुजरात में विधानसभा की सभी 8 सीटों के उपचुनाव की मतगणना में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। राज्य के पूर्व मंत्री और भाजपा उम्मीदवार किरीट सिंह राणा सुंदरनगर जिले में लिबड़ी निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना में आगे हैं। राज्य में कांग्रेस के 8 विधायकों के इस साल के शुरू में पार्टी से त्यागपत्र देने से ये उपचुनाव कराए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 7 सीटों के उपचुनाव की मतगणना में भाजपा 6 सीटों पर आगे चल रही है।
अमरोहा जिले के नौगांवा सादात पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। यहां शुरुआत में समाजवादी पार्टी आगे चल रही थी, लेकिन अब भाजपा प्रत्याशी और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान की पत्नी संगीता चौहान अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार से काफी आगे चल रही हैं। जौनपुर की मालहनी सीट पर भी शुरुआत में निर्दलीय प्रत्याशी धनंजय सिंह आगे चल रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लक्की यादव ने उनसे 3000 से ज्यादा मतों से बढ़त बना ली है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी तीसरे स्थान पर है। मलहनी को छोड़कर बाकी सभी 6 सीटों पर इससे पहले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। मुख्य चुनाव अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने आज बताया कि कोविड-19 के सभी नियमों के पालन के साथ मतगणना शांतिपूर्वक चल रही है और परिणाम देर शाम तक आने की उम्मीद है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटों पर आगे चल रही है। सीरा में 15वें दौर की मतगणना की समाप्ति के बाद भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर CM राजेश गौड़ा को 43,684, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार TB जयचंद्र को 41,919 वोट मिले हैं। नागालैंड में विधानसभा की 2 सीटों के उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार प्रमुख राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों से आगे चल रहे हैं। तेलंगाना में डुबका विधानसभा उपचुनाव के 6ठे दौर की मतगणना समाप्त होने पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार रघुनंदन राव अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सत्तारूढ़ TRS पार्टी के H सुजाता से 2,667 वोटों से आगे चल रहे हैं। ओडिशा में तिरतोल विधानसभा उपचुनाव की मतगणना में बीजू जनता दल उम्मीदवार विजय शंकर दास अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार से 5,626 वोटों से आगे चल रहे हैं। बालासोर सदर विधानसभा सीट पर भी बीजू जनता दल उम्मीदवार स्वरूप कुमार दास भाजपा से 2,671 वोटों से आगे चल रहे हैं। मणिपुर में विधानसभा उपचुनाव में चारों सीटों की मतगणना लगभग पूरी हो चुकी है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर आगे है, जबकि लिलोंग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्दलीय उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर में शोपियां जिले के कुटपुरा गांव में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों के संयुक्त दल ने तलाशी अभियान चलाया था। संयुक्त दल के संदिग्ध स्थान पर पहुंचते ही आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकवादी मारे गए। इनकी पहचान की जा रही है। IPL क्रिकेट के फाइनल में दुबई में आज शाम दिल्ली कैपिटल्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। दिल्ली की टीम पहली बार IPL के फाइनल में पहुंची है। दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 17 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण करेंगे। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस आज मनाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने कहा है कि विज्ञान का सही मायने में उद्देश्य लोगों की जिंदगी में खुशी लाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। ट्वीट संदेश में श्री नायडू ने कहा कि कोरोना महामारी ने विश्व के वैज्ञानिक समुदाय को एक साथ आने की जरूरत को उजागर किया है, ताकि वे मानवता के समक्ष चुनौतियों का समाधान निकाल सकें। उन्होंने लोगों से विज्ञान का शांति और विकास के रूप में लाभ उठाने का संकल्प लेने को कहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। सामयिक वार्ता। विषय जनरल नरवणे की नेपाल यात्रा, भारत और नेपाल के संबंधों की मजबूती। आलेख राजनीतिक समीक्षक रतन साल्दी का। वाचन स्वर नीलम मलकानिया का 10 नवंबर 2020 के लिए। भारत के सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की हाल ही में संपन्न हुई 3 दिवसीय नेपाल यात्रा को हालांकि दोनों देशों के बीच संपन्न हुई एक ऐतिहासिक परंपरा माना जा रहा है, लेकिन ये कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग 1 साल से दोनों देशों के बीच संबंधों में आई खटास के बाद भारत और नेपाल के बीच ये पहली उच्च स्तरीय यात्रा है। परंपरा के अनुसार जनरल नरवणे को नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की मौजूदगी में राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी द्वारा नेपाल सेना के जनरल की मानद उपाधि प्रदान की गई। KP शर्मा ओली नेपाल के रक्षा मंत्री भी हैं और पदधारी उप प्रधानमंत्री ईश्वर पोखरेल से हाल ही में रक्षा संभाग वापस लेने के बाद ऐसा किया गया है। नेपाल में भारत के राजदूत श्री विनय क्वात्रा, नेपाल के सेना प्रमुख
पूर्ण चंद्र थापा और दोनों ओर के वरिष्ठ अधिकारी इस मौके पर मौजूद थे। सन 1952 से भारत और नेपाल द्वारा एक दूसरे के सेना जनरलों को मानद पद देने की परंपरा है। नेपाल की सेना के जनरल थापा को भी जनवरी 2019 में भारतीय सेना में मानद पद प्रदान किया गया था। निश्चित रूप से ये एक बड़ा अवसर था जब दो पड़ोसियों ने एक दूसरे की सुरक्षा चिंताओं के प्रति गहरी समझ और आत्मीयता दोहराई थी। भारत और नेपाल लगभग 1800 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। भौगोलिक और भू राजनीतिक निकटता के अतिरिक्त दोनों देशों के बीच सैन्य संबंध प्राचीन, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, परस्पर लाभ वाले आर्थिक संबंध तथा जन से जन के संपर्क हैं। भारत ने नेपाल की सीमा को उपकरण तथा सैन्य कर्मियों को प्रशिक्षण उपलब्ध करवाकर इसके आधुनिकीकरण में सहायता की है। दोनों देशों की सेनाएं नेपाल तथा भारत में बारी बारी से संयुक्त सैन्य अभ्यास भी करती हैं। कई महीनों में हुई इस पहली उच्च स्तरीय यात्रा ने दोनों देशों को बेहतर समझ पैदा करने का अवसर प्रदान किया। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रधानमंत्री ओली ने जनरल नरवणे से मुलाकात के समय कहा कि दोनों देशों के बीच किसी भी तरह की गलतफहमी को वार्ताओं के माध्यम से दूर किया जा सकता है। बाद में उनके विदेश संबंध सलाहकार ने कहा कि नेपाल भारत के साथ कालापानी मामला सुलझाना चाहता है और बैठक के दौरान इस संदर्भ में चर्चा भी की गई। ये भी उल्लेखनीय है कि भारत और नेपाल के बीच तनाव उस समय कम हुआ जब श्री ओली ने स्वतंत्रता दिवस और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के अस्थायी सदस्य चुने जाने पर बधाई देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया था। भारत और नेपाल के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध उस समय खराब हो गए थे जब नेपाल ने उत्तराखंड राज्य के कालापानी क्षेत्रों और लिम्पियाधुरा को अपना संप्रभु राज्य क्षेत्र बताते हुए फिर से क्षेत्रीय नक्शे जारी किए थे। नेपाल ने इस साल मई में चीन के स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत, नेपाल और भारत के त्रिसंगम के पास लिपुलेख क्षेत्र से उत्तराखंड के धारचूला नगर तक 80 किलोमीटर लंबी सड़क का भारत द्वारा उद्घाटन किए जाने पर आपत्ति की थी। सीमा पंक्ति मामला सुलझाने के लिए नेपाल तुरंत विदेश सचिव स्तरीय संवाद चाहता था, लेकिन दोनों ही देशों में कोविड-19 संक्रमण के मामले बढ़ रहे थे। इसलिए हालात में सुधार होने तक भारत ने ऐसा करने से मना कर दिया था। ओली सरकार ने नेपाल में लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी क्षेत्रों के लगभग 335 किलोमीटर क्षेत्र को अपना संप्रभु राज्य क्षेत्र दिखाते हुए देश का नया नक्शा जारी किया और संसद से इसे मंजूरी भी दिलवा दी। इस नए नक्शे को विद्यालय पाठ्यक्रम का हिस्सा भी बना दिया गया। नक्शे से जुड़ी इस आक्रामकता के प्रति संयम बरतने की मांग करते हुए भारत चाहता था कि लंबित सीमा विवादों को सुलझाने के लिए नेपाल सकारात्मक माहौल बनाए। इस दिशा में नेपाल ने विद्यालय पाठ्यक्रम से नए नक्शे हटा लिए थे। रिपोर्ट्स के अनुसार सामरिक विश्लेषकों और सुरक्षा विशेषज्ञों के नजरिए में जनरल नरवणे की यात्रा और नेपाल सरकार द्वारा उठाए गए हालिया कदमों से लंबित मुद्दों को सुलझाने के उद्देश्य से कोई स्थायी समाधान निकालने की दिशा में वार्ता शुरू करने के लिए परस्पर विश्वास और भरोसा पैदा करने में मदद मिलेगी। आइए सुनते हैं समाचार पत्रों से। आलेख हिंदी एकांश विदेश प्रसारण प्रभाग का है। वाचक हैं मनोज कुमार चौधरी। आज के समाचार पत्रों ने विविध विषयों पर संपादकीय लेख लिखे हैं। वहीं समाचार पत्रों की सुर्खियां भी ध्यान आकर्षित करती हैं। बढ़ते प्रदूषण और पटाखों पर रोक से संबंधित समाचार आज लगभग सभी अखबारों ने प्रकाशित किए हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात। जनसत्ता ने लिखा है, दिल्ली, आगरा सहित 21 शहरों की हवा खतरनाक स्तर पर। हिंदुस्तान ने सख्ती शीर्षक से खबर दी है, एनजीटी का आदेश, जिन शहरों में हवा खराब वहां पटाखे बेचने जलाने पर 30 नवंबर तक रोक। हरी भूमि के मुख्य पृष्ठ की खबर है, देश के जिन शहरों में हवा की गुणवत्ता ठीक वहां पटाखे जलाने के 2 घंटे। नवभारत टाइम्स की टिप्पणी है, धूम से मने दिवाली पर धड़ाम से नहीं। लोकल फॉर दिवाली का आह्वान, पीएम मोदी ने कहा, इस मंत्र से इकोनॉमी चमकेगी। पंजाब केसरी की बड़ी सुर्खी है, रामलला के दरबार में जलेंगे 21,000 दिए,
हरी भूमि के बॉक्स में है। मोदी चिनफिंग आज एक मंच पर, अमर उजाला ने इसे पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, SCO देशों के राष्ट्राध्यक्षों की 20वीं बैठक में इमरान भी होंगे शामिल। वीर अर्जुन की टिप्पणी है, ट्रंप की हार से भी कम नहीं हुई चीन की टेंशन। ड्रैगन ने कहा, बाइडेन भी जारी रखेंगे सख्ती। दैनिक ट्रिब्यून के मुख्य पृष्ठ की खबर है, हार मानेंगे या फिर निकाल दिए जाएंगे ट्रंप। चीन का बाइडेन को बधाई देने से इनकार। हिंदुस्तान ने लिखा है, वणक्कम, हमें गर्व है कि आपकी मां यहां पैदा हुई। नव निर्वाचित अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को उनके गृह राज्य की ओर से भेजा गया भावुक पत्र। बचेगी नीतीश की कुर्सी या तेजस्वी बनेंगे CM। दैनिक जागरण की सुर्खी है, कौन बनेगा बिहार का सरताज, फैसला आज शीर्षक से राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना आज। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है, बिहार किसका, फैसला आज। फाइजर का कोरोना टीका आखिरी ट्रायल में 90% कारगर। हिंदुस्तान इस समाचार को प्रमुखता देता है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, टाटा ने बनाई नई किट, 2 दिन में आने वाली रिपोर्ट अब 90 मिनट में मिलेगी। हिंदी दैनिक पंजाब केसरी टॉपर छात्रा की आत्महत्या पर उठते सवाल शीर्षक से प्रकाशित अपने संपादकीय में लिखता है कि भारत में छात्रों द्वारा आत्महत्याएं किए जाने के आंकड़े काफी खौफनाक होते जा रहे हैं। छात्रों द्वारा आत्महत्या करने के कई कारण हैं, जैसे करियर की पसंद जबरन थोपने, मानसिक अवसाद और फेल होने के डर से जुड़ा सामाजिक कलंक या फिर प्रेम प्रसंग। इसके अलावा उच्च शिक्षा के मामले में आर्थिक समस्या, बेहतर परिणाम आने के बावजूद अच्छी प्लेसमेंट न होना और लगातार घटती नौकरियां भी छात्रों की आत्महत्या की वजह बन रही हैं। आत्महत्या के खौफनाक आंकड़ों से इतना तो स्पष्ट है कि शिक्षण संस्थानों में सब कुछ अच्छा नहीं है। वर्ष 2016 में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में शोध छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या ने तमाम सरकारी तंत्र के सवालों को कटघरे में खड़ा कर दिया था। इस आत्महत्या की गूंज सड़क से संसद तक सुनाई दी थी। देश भर के छात्रों ने रोहित की मौत पर प्रदर्शन किए थे और उसकी मौत को संस्थानिक हत्या करार दिया था। उम्मीदों का भारी दबाव छात्रों के लिए एक गंभीर समस्या बनकर उभरा है, लेकिन मौजूदा समय में शिक्षण संस्थानों के हालात भी बहुत हद तक आत्महत्या के लिए जिम्मेदार हैं। नया मामला दिल्ली स्थित लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन का है, जिसकी छात्रा ऐश्वर्या ने आत्महत्या कर ली। तेलंगाना राज्य की रंगारेड्डी जिला की निवासी 12वीं कक्षा की टॉपर थी। छात्रा उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके, इसके लिए परिवार वालों ने घर को गिरवी रख दिया था। सुसाइड नोट में उसने लिखा है कि वो अपने परिवार पर बोझ नहीं बनना चाहती और बिना शिक्षा के जीवन नहीं चाहती थी। मार्च में लॉकडाउन लगा था, तब से छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिली थी। ऐश्वर्या को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इंस्पायर छात्रवृत्ति मिल रही थी। छात्रा के पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं था और ना ही लैपटॉप था, इसलिए वो ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकती थी। लैपटॉप और इंटरनेट न होने के कारण छात्रा के पास अध्ययन सामग्री भी उपलब्ध नहीं थी, जिसके कारण वो काफ़ी परेशान थी। छात्र संगठन का कहना है कि कॉलेज प्रबंध समिति को कई बार ईमेल भेजे गए, लेकिन सभी व्यर्थ गए क्योंकि उन्हें कभी भी सही रिस्पांस मिला ही नहीं। छात्रवृत्ति की देरी के कारण परिश्रमी छात्रा, जो आर्थिक तौर पर कमज़ोर पृष्ठभूमि से थी, मानसिक रूप से दबाव में आ गई। पहले जूनियर रिसर्च फेलोशिप और सीनियर रिसर्च फेलोशिप थी, जिनसे छात्रों को आर्थिक मदद मिलती थी। पटाखों पर पाबंदी शीर्षक से हिंदी दैनिक हिंदुस्तान अपने संपादकीय में लिखता है कि दीपावली की पहचान बन चुके पटाखों की विदाई का वक्त शायद अब आ गया है। कम से कम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इस बार त्योहार पर न तो उनकी आवाज़ सुनाई देगी और न ही उनकी चकाचौंध दिखाई देगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने उन पर पाबंदी लगा दी है। ये पाबंदी 30 नवंबर तक जारी रहेगी, यानी इस बीच दीपावली, छठ और गुरु पर्व जैसे कई पर्व बीत जाएंगे। ये पाबंदी सिर्फ दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए ही नहीं है, बल्कि उन सभी क्षेत्रों के लिए है जहां हवा की गुणवत्ता बहुत ख़राब है,
जिन शहरों में हवा की गुणवत्ता मध्यम दर्जे की है वहां पटाखे चलाने की छूट सिर्फ 2 घंटे ही मिलेगी। हिंदी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र नव भारत टाइम्स आगे का अमेरिका शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखता है कि आखिर जोसेफ बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए। बहुमत के लिए उन्हें इलेक्टोरल कॉलेज के 270 वोटों की जरूरत थी। ट्रंप खेमे की तमाम रोक टोक, मुकदमेबाजी और दोबारा गिनती के बावजूद ये रेखा वो आराम से पार कर गए। आम मतदाताओं के 7.4 करोड़ वोट बाइडेन को मिले, जो अमेरिका के इतिहास में सबसे ज्यादा है। बावजूद इसके रूस ने अभी तक उनको बधाई नहीं दी है। चीन ने भी ये कहते हुए बधाई देने से जल्दबाजी से बचना चाहा है कि नतीजे अभी स्पष्ट नहीं हुए हैं। अमेरिका ही नहीं, दुनिया के लिए भी ये असमंजस आशंकाएं पैदा कर रहा है। यूं भी ट्रंप का कार्यकाल उनकी कभी कुछ भी बोल या कर देने की छवि से आक्रांत रहा है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि कोर्ट में चुनौती देने से चुनाव नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ना है, क्योंकि ट्रंप के आरोपों की पुष्टि करने वाला कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अभी आप समाचार पत्रों से सुन रहे थे। आलेख हिंदी एकांश विदेश प्रसारण प्रभाग का था। वाचक थे मनोज कुमार चौधरी। ये था ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का YouTube कार्यक्रम। ESD न्यूज मैगजीन का अगला अंक लेकर हम फिर हाजिर होंगे। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।